हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। ये क्वेश्चन आज फोटोसिंथेसिस और क्लोरोप्लास्ट से संबंधित होंगे। मेनली क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है क्योंकि हम सेल बायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। तो दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर सेल बायोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक कोशिका बिना कोशिका वृत्ति के क्या कहलाती है? एक कोशिका बिना कोशिका वृत्ति के क्या कहलाती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहलाती है अभी? तो देखो, साइटोप्लास्ट तो कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हमने इसको कहते नहीं है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक अलग से सेल ऑर्गेनेल है। ऑस्टियोक्लास्ट ये भी नहीं है, ये हड्डियों से संबंधित है, बोन से संबंधित है। तो ये कहलाती है प्रोटोप्लास्ट। तो एक सेल होती है इस तरह से, उसके बाहर की तरफ सेल वॉल होती है, अंदर की तरफ होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर हम इस सेल वॉल को हटा देते हैं तो बचने वाली जो कोशिका है वो सेल मेम्ब्रेन युक्त होती है। इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, जीव द्रव्य। अब इस प्रोटोप्लास्ट के हम देखें तो भाई सेल वॉल पादपों में होती है, कवकों में होती है, जीवाणुओं में होती है, ठीक है। तो ये कुछ जीव मैंने बताए हैं जिनमें कोशिका वृत्ति पाई जाती है। अगर हम कहें कि एनिमल सेल से अगर हमको प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करना है तो एनिमल सेल जो प्रोटोप्लास्ट की कंडीशन में ही होती है, क्योंकि उसके ऊपर कोशिका वृत्ति नहीं होती। केवल हम क्या करेंगे, जो एनिमल सेल जो आपस में जुड़ी हुई है विदाउट सेल वॉल, ठीक है, इनको बस सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, तो वही क्या कहलाएगी? प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। तो अगर एक सेल से कोशिका वृत्ति हटा दी जाए तो बचने वाली जो सेल है या द्रव्य है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। दूसरा क्वेश्चन है, शैवालों में गहराई में फोटोसिंथेसिस करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे देखो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखो, ये बात ये है कि उच्च पादप शैवाल जो सरफेस पर होते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सब सरफेस पर होते हैं। तो सरफेस पर होने के कारण इनको आसानी से जो सनलाइट है वो उतनी मिल पाती है जितनी फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होती है। लेकिन ऐसे शैवाल भी होते हैं जो समुद्र में लगभग 100-200 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। तो उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है जबकि सूर्य का प्रकाश इतनी गहराई पर नहीं पहुंच पाता? सवाल यह है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पर न क्लोरोफिल काम करेगा, न कैरोटीनॉइड काम करेंगे, न तुम्हारे जो कैरोटीन है जेंथोफिल से ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उस जगह पर काम करेगा कौन? उस जगह पर काम करेगा फाइकोबिलिन्स। तो फाइकोबिलिन्स, ये भी फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, दो प्रकार के होते हैं। ये फाइकोबिलिन्स आर प्रोटीन्स होते हैं, बिली प्रोटीन कह रहे हैं इनको। तो ये प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस इन डीप या इन डेप्थ। तो क्लोरोफिल यहाँ पर काम नहीं करेगा, कैरोटीनॉइड नहीं करेगा, जेंथोफिल नहीं करेगा, फाइकोबिलिन्स करेंगे। तो इनमें फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। और ये जो फाइकोबिलिन्स होते हैं ये बहुत ही कम एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देते हैं। देखो, एक्चुअली में होता ये है कि जो क्लोरोफिल होता है उस क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम का परमाणु होता है इस तरह से, और यहाँ पर होते हैं इसके अंदर टेट्रापाइरोल, ये 4 पाइरोल वाले यहाँ पर इस तरह से ये पाइरोल वाले होती है।
तो सेंटर का जो मैग्नीशियम का परमाणु है ना, ये इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे ही सूर्य की प्रकाश की किरणें क्लोरोफिल पर पड़ती है तो मैग्नीशियम का जो परमाणु होता है ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है बहुत ही कम एनर्जी पर, ठीक है, क्योंकि इसकी बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल जाते हैं। तो बस यही जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन पूरा फोटोसिंथेसिस करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह का है कि ये एनर्जी का अवशोषण करता है तो उच्च कक्षा में चला जाता है, लेकिन जब ये उस उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो फिर ये एनर्जी को रिलीज करता है और उसी एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में बदल दिया जाता है, ठीक है, उसी एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। एटीपी एनर्जी की मुद्रा होती है। एटीपी एनर्जी की मुद्राएं होती हैं। अब अगर हम देखें तो एटीपी के साथ साथ एक चीज और बनती है जिससे हम NADPH2 कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे NADPH2 बनता है, कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये सारी कहानी आप बीएससी सेकेंडरी की प्लेलिस्ट है, बीएससी सेकेंडरी के नाम से, और वहां पर फोटोसिंथेसिस आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से, और उसके साथ साथ एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, तो वो भी आपको पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न को सुमेलित करो। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे संबंधित क्वेश्चन तो आप मतलब हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट, निम्न को सुमेलित करो। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, एलियोप्लास्ट क्या करता है, इलेयोप्लास्ट क्या करता है। तो देखो यहाँ पर ये 4 दिए गए हैं जो प्लास्टिड्स हैं और यहाँ पर इनके फंक्शन दिए गए हैं। तो पहला है भाई क्लोरोप्लास्ट। तो हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का होता है। तो देखो इसका सिंथेसिस ये भाई इसके साथ जाएगा, ये जो है ओडी के साथ जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किसके काम में आता है, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में काम में आता है। उसके बाद एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च के प्रोडक्शन में काम में आता है। तो ए का है डी, बी का है सी, और एलियोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन, और सी का है बी, और इलेयोप्लास्ट जो है वो ऊपर की तरफ ए, डी का है ए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है अपना, इसके आंसर है ए से डी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट डी के लिए है, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च के लिए, एलियोप्लास्ट इसके लिए है, और एलियोप्लास्ट इसके लिए है, ए के लिए है, ठीक है। इसके अलावा व्हाइट यदि कोई वर्णक नहीं होता उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो अभी हमने क्लोरोफिल के बारे में जिक्र किया था। तो यहाँ पर आपको जो प्रकाशिक अभिक्रिया, देखो फोटोसिंथेसिस में 2 क्रिया होती हैं, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और एक होती है डार्क या अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि प्रकाशिक अभिक्रिया अर्थात जिसके संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया अर्थात जिसके संपन्न होने के लिए हमको प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो अंधेरे में हो सकती है। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो स्ट्रोमा में नहीं होती क्योंकि यहाँ पर तो अंधेरा होता है, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होगी, ना ही इनर मेम्ब्रेन में होगी। तो भाई एक ही पार्ट बचा जिसका नाम है ग्रेना। तो प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में होती है। देखिए एक चीज समझते हैं हम, जैसे ये है ग्रेना, और ग्रेना बना होता है थाइलेकोइड से। तो ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है इस तरह से, ठीक है, और ये इसका ल्यूमन है, ल्यूमन जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है
इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्वांटासोम्स होते हैं। तो ये जो क्वांटासोम्स हैं ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और यहीं से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है ना। और अब ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है वो वही H2O के प्रकाशिक अपघटन से होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में इलेक्ट्रॉन, खासकर जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलता है भाई जो ये है जल के प्रकाशिक अपघटन से, जल के प्रकाशिक अपघटन से निकलता है ये इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन जो है फिर ये उसी जगह पर वापस नहीं आता और अगले जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसमें चला जाता है। तो ये चीज आपको तब पता चलेगी जब आप फोटोसिंथेसिस की पूरी वीडियो देखेंगे और बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के वर्णक कौन से हैं? तो देखो यहाँ पर एक 3 वर्णक दिए गए हैं। एक क्लोरोफिल ये भी होता है, ये भी होता है, फाइकोबिलिस हम देख चुके हैं, ये भी होता है गहराई में फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और यहाँ पर क्वेश्चन में लास्ट में आंसर दिया गया ऑल। तो सीधी सी बात है कि सभी होते हैं, क्लोरोफिल भी है, कैरोटीनॉइड्स भी है, फाइकोबिलिस भी है। जो क्लोरोफिल जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, इसका फॉर्मूला होता है C55 H72 O6 N4 Mg। उसके बाद दूसरा है क्लोरोफिल बी, इसका होता है C55 H70 O5 N4 Mg। तो ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के घटक बी के संरचनात्मक सूत्र होते हैं, ठीक है। ये भी अगर आप प्योर बायोलॉजी से हैं तो ये क्वेश्चन भी आने लायक हैं, कभी कभी के किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कैरोटीन्स और एक होते हैं ज़ैंथोफिल्स। उसके बाद फाइकोबिलिस जो है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन ये भी 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फोटोसिंथेसिस से संबंधित ही है कि क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम कितने प्रकार का होता है। ये कल क्वेश्चन आया था, कल भी बताया होगा हमने, जब हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था तब जिक्र किया था इसका। तो देखो क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम है वो 70S प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 70S प्रकार का। ये क्वेश्चन तो भले चाहे 5 है या 6 है जो भी है, लेकिन इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपको जो बढ़ाया गया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। बहुत सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। आप इनको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, नॉलेज लेते रहिए और कहीं ना कहीं आपको ये निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करवाएंगे। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।